हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता पर एक क्विज। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के समय निर्धारण का प्रथम प्रयास किसने किया? आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, गैस कीजिए आंसर, फिर मैं बताता हूँ। तो ये किया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन थे? ये 1902 से लेके 1928 तक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक थे। तो इन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता के समय निर्धारण का प्रयास किया। अब ये एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये वो संगठन है जो पुरातत्व अनुसंधान और संरक्षण के लिए जिम्मेवार है और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ये ऑप्शन जो बी में मैंने लिखा है, इन्होंने की थी इसकी स्थापना 1861 में और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और कनिंघम को एएसआई का फादर भी बोला जाता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद देखिए 3 चरण है मेनली हड़प्पा सभ्यता के। 3 चरणों में इसको बांटा गया है और ये बांटा किस आधार पर है? C14 डेटिंग पद्धति जो है, कार्बन डेटिंग पद्धति है, उसके आधार पर। तो प्री हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और पतन का चरण, यानी कि 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच के समय प्री हड़प्पा है। इसके जो अवशेष हैं वो कई स्थानों से मिले हैं, जैसे कालीबंगा, आमरी और मेहरगढ़, मुंडीगाक, इस तरह से। तो यानी कि एक सभ्यता हड़प्पा, विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद विकसित हड़प्पा हम पढ़ते हैं, जो हड़प्पा है वो विकसित हड़प्पा हम पढ़ते हैं, उसको 2500 से 1900 के बीच पढ़ा जाता है। और उसके बाद जो अंतिम 150 वर्षों का समय है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, वो काल है 1900 से 1750 ईसा पूर्व का। तो ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बस ये एक अनुमान है, बिल्कुल एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा ये डेट फिक्स की गई है। अब देखिए, मेसोपोटामिया के लोगों ने मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? सोचिए। तो ये किया है सिंधो लोगों के लिए। तो मेलुहा क्या होता है? मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश, नाविकों का देश। यानी कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा वासियों को नाविक कहा है। और यहाँ पर मैंने एक मुहर लगाई है हड़प्पा सभ्यता की, आप देखिए, इस पर एक नाव का चित्र बना हुआ है और अगर आप ऊपर देखें तो एक मगरमच्छ का चित्र भी दिखेगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सिंधो लोग समुद्री व्यापार में काफ़ी पारंगत थे, समुद्री व्यापार या समुद्री यात्राएं करते थे, इसी कारण इनको मेलुहा कहा है मेसोपोटामिया के लोगों ने। और ये मेसोपोटामिया जो है, इसका यूनानी में अर्थ क्या होता है? 2 नदियों के बीच। देखिए, ये एक सभ्यता थी इराक में जो 2 नदियों के बीच बसी हुई थी। नदियों का नाम है दजला और फहरात, दजला और फहरात नदी, ठीक है। दजला आज के समय अगर आप देखेंगे तो इसका वर्तमान नाम है टिग्रिश नदी, टिग्रिश। और जो बगदाद है इराक की राजधानी, वो अभी टिग्रिश नदी के किनारे है। आप गूगल मैप पे जाइए और इराक में देखिए बगदाद कहाँ है, आपको मिल जाएगा और आपका जीके भी बढ़ेगा इससे। और फहरात, फहरात को वर्तमान में बोलते हैं यूफ्रेटस, EUPHRATES, यूफ्रेटस रिवर। तो ठीक है, इन 2 नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अभी आपको मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप भारत को पहचानते हैं, भारत के थोड़ा पश्चिम में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान के थोड़ा पश्चिम में जाएंगे तो ईरान मिलेगा, ईरान का पठार ये लिखा है ना। उसके थोड़े पश्चिम में जाइए, यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया का मैदान, बस यही थी ये सभ्यता, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए 2 नदियाँ भी दिखाई गई है, हिंदी में ये तिग्रस लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है यूफ्रेटस। तो ये वो नदियाँ हैं जिनके बीच ये सभ्यता थी और इन लोगों ने यहाँ पर रहने वाले हड़प्पा लोगों को मेलुहा कहा। आई थिंक अब आपके माइंड में ये सेट हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसके निर्देशन में की गई? सोचिए। तो ये की गई है जॉन मार्शल। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा दयाराम साहनी कौन थे? तो मैं आपको बताता हूं दयाराम साहनी कौन थे। तो देखिए, जॉन मार्शल मैंने आपको शुरू में बताया, ये डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। इनके अधीनस्थ जो कर्मचारी थे वो थे दयाराम साहनी, यानी कि डायरेक्ट कर रहे थे पूरे प्रोजेक्ट को जॉन मार्शल। और खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने, हड़प्पा की 1921 में। और राखल दास बनर्जी भी इसी तरह एक अधीनस्थ कर्मचारी थे, यानी कि एम्प्लॉई थे। उन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। तो ये याद रखिए। तो अगर पूछा जाए कि खुदाई किसने करवाई तो दयाराम साहनी, अगर खुदाई किसके निर्देशन में हुई तो जॉन मार्शल। तो इस तरह आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि योगी वाली मोहर जो है या आद्य शिव की मोहर जो है, उस पर कौन सा जानवर नहीं है? गैस कीजिए। तो देखिए, हाथी, हाथी बिल्कुल है। यहाँ देखिए आप दाई, अगर योगी जी की मोहर के बाईं तरफ देखेंगे आपको हाथी दिखेगा ऊपर, ये रहा हाथी। फिर लिखा है बाघ, बाघ देखिए हाथी के नीचे बाघ दिख रहा है, तो बाघ भी है, ये सही है बिल्कुल। गेंडा, अगर आप योगी वाली जो मोहर है इसके दाईं तरफ देखेंगे, यानी कि शिव भगवान के दाईं तरफ, तो आपको वहाँ पर गेंडा भी मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे वृषभ नहीं है। वृषभ की जगह यहाँ पर देखिए भैंसे का चित्र बना हुआ है, ये सींग है बड़े बड़े भैंसे के और ये भैंसा है। तो वृषभ नहीं मिलता योगी वाली मोहर में। अब आप सोच रहे होंगे कि हड़प्पा का मुख्य पशु तो वृषभ था, काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन योगी वाली मोहर में वृषभ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए, आपको थोड़ा एक और कंफ्यूजन आपकी यहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपने राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ का अशोक स्तंभ, वहां पर भी देखा होगा कि जो 4 शेर है उनके नीचे भी 4 पशु दिखाए गए हैं अलग अलग, वो कौन से हैं? तो उनमें देखिए एक हाथी है, जो 4 पशु है सारनाथ के स्तंभ में, उसमें एक हाथी है और वो पूर्व की ओर मुख किए हुए है। और उसके बाद देखें तो एक सिंह है, यानी कि शेर है, हिंसक पशु, जैसे यहाँ पर बाघ है उसी तरह वहां पर शेर है जो कि उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। और एक घोड़ा है, घोड़ा जो है वो पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। इसके अलावा एक वृषभ है, वृषभ,
जो कि दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। तो ये 4 पशु याद रखिए, ये है सारनाथ के अशोक स्तंभ में हाथी है, सिंह है, घोड़ा है और वृषभ है। तो ये ध्यान रखिए, वृषभ अशोक के स्तंभ में है, लेकिन योगी वाली मोहर पे वृषभ का चित्र नहीं है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न बनता है कि हल के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला, बताइए। तो हल के प्रयोग का साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। अब देखिए, हल नहीं मिला है, हल के प्रयोग का, यानी कि जुते हुए खेत मिले हैं, इस तरह से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो साक्ष्य हैं ये विकसित हड़प्पा चरण के नहीं है, उससे भी पहले आरंभिक हड़प्पा या जिसको प्री हड़प्पा बोलते हैं, 3500 ईसा पूर्व से जो 2500 ईसा पूर्व का समय काल था, जो शुरुआत में हमने 3 चरण पढ़े थे, उस चरण के हैं ये। अब उस चरण के 5 क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया है। एक है मुंडी गाक, ये 5 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। मुंडी गाक जो कि अफगानिस्तान में है। तो मुंडी गाक में मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, यानी कि मातृ देवी की पूजा होती थी। तो इससे ये पता चलता है कि समाज जो था हड़प्पा वो मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक समाज था। और आमरी से क्या मिला है, आमरी सिंध क्षेत्र में है, वर्तमान पाकिस्तान में। यहाँ पर अन्नागार मिला है, अन्नागार मिट्टी का बना हुआ जिसमें अन्न रखते थे। कालीबंगा से आपको देख लिया कि जुते हुए खेत मिले हैं। इसके अलावा कोट दीजी, ये भी सिंध क्षेत्र में है, पाकिस्तान में है वर्तमान में कोट दीजी। यहाँ पर ऊंची दीवारों के साक्ष्य मिले हैं जो कि प्री हड़प्पा काल की दीवारें हैं, विकसित हड़प्पा से पहले की जो हड़प्पा थी। और मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। यहाँ पर सुदूर व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ऐसी चीजें यहाँ पर मिली हैं जो इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये लोग व्यापार करते होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ में व्यापार के साक्ष्य, कोट दीजी में ऊंची दीवार, और कालीबंगा में जुते हुए खेत, आमरी में अन्नागार और मुंडी गाक में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है और मेरा बनाया हुआ लेक्चर आपको देखना है तो वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, हड़प्पा सभ्यता पर मैंने एक लेक्चर कवर किया है, उसमें ये सारी चीजें काफी बताई गई है। अब देखिए, मोहनजोदाड़ो से मिले महास्नानागार किससे संबंधित है, गैस कीजिए। तो देखिए, ये कोई राजनीतिक सभा के लिए नहीं थे और ना ही सामाजिक कार्य के लिए, तो इसका ऑप्शन ए सही है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था ये भी एक अनुमान है। ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए कोई अभिलेखीय स्रोत मिला है या इसके लिए कोई साहित्यिक स्रोत है, बस एक अनुमान है पुरातत्वविदों का कि ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए रहा होगा। और मोहनजोदाड़ो ये जो है ये सिंधु नदी के किनारे मिला हुआ एक शहर समझिए, उस समय का शहर रहा होगा। और ये दाएं तट पर बसा हुआ था सिंधु नदी के। और जो प्रमुख शहर हड़प्पा है वो बाएं किनारे था, लेकिन रावी नदी के बाएं किनारे पर। तो ये दो इनकी दाएं और बाएं तट की ये लोकेशन आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मुंडी गाक क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये तो काफी इजी था, ये अफगानिस्तान में, मैंने अभी अभी बताया। यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियां मिली थी जो कि प्री हड़प्पा काल की थी, यानी कि विकसित हड़प्पा से पहले का जो हड़प्पा था, जिसको प्री हड़प्पा, प्राग हड़प्पा या फिर आरंभिक हड़प्पा बोलते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंधु क्लासेस के नाम से, वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता का केंद्रीय स्थल क्या है, बताइए। तो सिंधु सभ्यता का जो केंद्रीय स्थल है वो पंजाब और सिंध है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब पंजाब और सिंध क्षेत्र में ही मिलते हैं। और यहीं से ये सभ्यता धीरे धीरे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी यूपी तक फैल गई। तो इसका केंद्रीय स्थल माना जाता है पंजाब और सिंध। आपको भी मैप में दिखाता हूँ। तो इस मैप में देखिए आप, जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सिंध क्षेत्र में मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे सिंध क्षेत्र में, चुन्हू। और अगर आप पंजाब क्षेत्र में देखेंगे, जो यूनाइटेड पंजाब था भारत और पाकिस्तान दोनों में, यहाँ पर देखिए ये रोपड़, बनावली और हड़प्पा, इस तरह के स्थल ये कहाँ पर है, ये है पंजाब क्षेत्र में। इसलिए इसको केंद्रीय स्थल माना गया है पंजाब और सिंध को, हड़प्पा का। और ये देखिए गुजरात तक भी है वैसे तो हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में और जम्मू कश्मीर में, लेकिन केंद्रीय स्थल क्या है, पंजाब और सिंध क्षेत्र। तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगला है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, यानी कि कैसी थी सिंधु सभ्यता, गैस कीजिए। तो ये थी त्रिभुजाकार सभ्यता। अब त्रिभुजाकार कैसे थी, मैं आपको अगेन मैप पर दिखाता हूँ। देखिए, इस सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो था वो था जम्मू कश्मीर में मांडा, यहाँ देख सकते हैं। और सबसे दक्षिणी था देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। और सबसे पूर्वी क्षेत्र जो था वो यूपी के आलमगीरपुर, यहाँ पर लिखा है आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र था वो था सुतका गेंडोर, पाकिस्तान का। तो इसको जब हम ऐसे मैच करते हैं तो एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई प्रतीत होती है। पूरा त्रिभुज नहीं है, लेकिन इसको पुरातत्वविदों ने त्रिभुजाकार सभ्यता माना है। और इसका पूरा क्षेत्रफल रहा था 12,99,600, यानी कि लगभग आप मानिए 13,000 किलोमीटर में, ये स्क्वायर किलोमीटर में ये सभ्यता फैली थी। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, बताइए। तो ये था देमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल था। अगर पूछा जाए कि उत्तरी, सबसे उत्तर का जो स्थल कौन सा था, वो था मांडा। अभी मैंने आपको बताया मांडा जम्मू कश्मीर में, और ये मांडा चेनाब नदी के किनारे था, चेनाब। और चेनाब को ऋग्वेदिक काल में कहा जाएगा, ऋग्वेद में इसको अस्किन नाम से भी जाना जाएगा, वो हम बाद में जानेंगे जब हम पढ़ेंगे ना वैदिक सभ्यता तब। अब देखिए, देमाबाद जो था वो किस नदी के किनारे था, ये परवरा नदी के किनारे था। कई बार यहाँ लिखा जाता है गोदावरी, तो गोदावरी भी सही है क्योंकि गोदावरी की सहायक है परवरा। अब देखिए, अगर पूर्वी पूछा जाए कि पूर्वी स्थल कौन सा था सबसे पूर्वी हड़प्पा का, तो ये यूपी में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और सुतका गेंडोर मैंने आपको बताया था अभी कि ये पश्चिमी क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में। और ये दाश्क नदी के किनारे है सुतका गेंडोर, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को खालिस्तान की सभ्यता कहा जाता है। अब खालिस्तान को आपको फिल करना है, बताइए।
तो इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि कांसा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, नहीं, तांबा सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में। तो कांसा युगीन सभ्यता कहने का कारण क्या है, आपके दिमाग में आया होगा। तो इसका कारण ये है कि इन लोगों को सबसे पहले भारत के इतिहास में सबसे पहले कांसा बनाने का अगर कोई जानकारी मिलता है तो वो इस सभ्यता से मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में। मतलब इन लोगों को कांसे का ज्ञान था। कांसा कैसे बनता था, तांबा में टिन मिलाओ, यानी कि 90% तांबा लो और 10% टिन का मिक्सर लो, यानी कि एग्जैक्ट अनुपात लो और कांसा इससे बनेगा। तो इन लोगों को इस विधि का पता था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो कांसे की बनी हुई है, नर्तकी की मूर्ति, वो सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से। तो ये पता चलता है कि ये लोग कांसे की जानकारी रखते थे, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। और सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता था, तांबे का। आगे देखिए, सेंधव लोग कांसा बनाने के लिए टिन धातु किस क्षेत्र से लाते थे, बताइए। तो ये लोग टिन राजस्थान में नहीं होता, गुजरात में नहीं होता, महाराष्ट्र में भी नहीं, तो ये अफगानिस्तान से लाते थे। मैं आपको बताऊं तो पूरे भारत में टिन बहुत ही कम मिलता है। एक ही क्षेत्र है बस्तर, बस्तर का पठार आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में, केवल वहां पर टिन मिलता है। लेकिन यहां तक इनकी पहुंच नहीं थी। हड़प्पावासी अफगानिस्तान से टिन लेके आते थे। और अफगानिस्तान एक दुर्गम इलाका है, हिंदू कुश पर्वत को पार करना पड़ता है, तो इसके चलते कांसे का प्रयोग है वो भी काफी लिमिट हो गया, कम हो गया, यानी कि बहुत ही रेयर केस में आपको कांसे की चीजें मिलेंगी, जैसे नृत्य की मूर्ति। ज्यादातर जो चीजें हैं वो तांबे की बनी हुई है। देखिए, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, बताइए। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता, जहां पर नगर बने हुए थे। जैसे मोहनजोदाड़ो भी एक नगर है और हड़प्पा भी एक नगर है, जिसको देखने पे पता चलता है कि उनकी जो नगर योजना है, जो उनकी जल निकास योजना है, इन सबसे पता चलता है कि एक नगर ये सभ्यता थी। तो और इसमें एक खास इंपॉर्टेंट बात कृषि अधिशेष की स्थिति देखने को मिलती है। कृषि अधिशेष क्या होता है कि जब कृषक फसल उपजाता है तो इतनी फसल उपजा लेता है कि अपने जीवन निर्वाह के अलावा जो अतिरिक्त होता है उसको बेच देता है, तो वो होता है कृषि अधिशेष। और इसके अलावा कृषि अधिशेष फिर देखने को मिलेगा महाजनपद काल में। तो अगर पूछ लिया जाए कि दूसरी ऐसी कौन सी सभ्यता थी भारत में जिसमें नगरीकरण हुआ, तो वो आप लगाएंगे महाजनपद काल। ये इंपॉर्टेंट है, पहली थी हड़प्पा, दूसरी थी महाजनपद काल में जो सभ्यता विकसित हुई। और यहाँ पर भी सेम कृषि अधिशेष की स्थिति देखने को मिलती है। और जो बीच में जो पूरा वैदिक काल रहा वो क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था, मिलान करना है। चलिए मैं बता देता हूँ, मिलान कर देते हैं। तो हड़प्पा जो स्थल था वो रावी नदी के किनारे था, और मैंने आपको बताया बाईं तट पर था। मोहनजोदाड़ो दाएं तट पर था, सिंधु नदी के। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था, और घग्गर के किनारे एक इंपॉर्टेंट स्थल है राखी गढ़ी, ये भी घग्गर के किनारे है। लोथल ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे था। तो ये हो गया मैच। अब देखते हैं अंतिम, फारस सभ्यता की मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो एक फारस सभ्यता थी, उसकी मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, गैस कीजिए। तो जो फारस सभ्यता है वो ईरान में फली फूली थी, और इसकी मोहर मिली है लोथल से। लोथल जो कि गुजरात में। इससे क्या पता चलता है कि दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार होता होगा। और लोथल मैंने अभी आपको बताया कि ये भोगवा नदी के किनारे है। और एक आपको खासियत बताता हूँ, हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल मिले हैं उनमें एक विभाजन पाया जाता है। ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, जिसको पश्चिमी क्षेत्र को गढ़ी क्षेत्र भी कहते हैं या दुर्गीकृत। ये क्या होता था, अक्सर ऐसे दुर्गीकृत होता था, यानी कि इसको 4 दीवारों से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए। लेकिन लोथल जो मिला है ना, इसमें कोई विभाजन नहीं है, बस इतना है कि ये गढ़ी क्षेत्र को, पश्चिम वाले भाग को थोड़ा ऊंचाई पर जरूर बनाया गया, लेकिन विभाजन नहीं किया गया है और पूरे क्षेत्र को दुर्गीकृत किया गया। ये सबसे खास बात है लोथल की। तो इसी के साथ ये क्विज यहाँ समाप्त होता है। सिंधु क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के क्विज भाग 2 में।